बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ब्रॉडशीट का फैसला पब्लिक कर दिया गया है। एक इंटरव्यू कावे बिसावी का मैंने किया जिसमें मुतालबा किया गया कि इस फैसले को कौम के सामने रखा जाए कि असल में हक़ाइक़ क्या हैं। हर शख्स इस फैसले की मुख्तलिफ़ हिस्सों को पिक कर रहा है और बाज़ लोगों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और अपना मतलब निकाला जा रहा है। कौम के सामने असल हक़ाइक़ क्या हैं रखना बहुत ही ज़रूरी है और आप लोगों के पुरज़ोर इसरार के बाद इसे हम मुकम्मल ट्रांसलेशन के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। 10 हिस्से हैं इस फैसले के और 10 वीडियोज़ में ये फ़ैसला आप तक पहुँचाएँगे कि असल में क्या कहा गया है और टारगेट्स जो सेट किए गए थे उन्हें ये कंपनी पूरा कर सकी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म की उस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंस जारी रही और फैसले में क्या लिखा गया है। आज इस वीडियो के अंदर पहला हिस्सा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। व्यूअर्स, लायबिलिटी अवार्ड का पहला और दूसरा पैराग्राफ ख़ास तौर पर इसके साथ शामिल हैं। जैसा कि लायबिलिटी अवार्ड के पैराग्राफ नंबर 3 में दर्ज है कि दोनों इल्ज़ाम अलैहान का बतौर नैब हवाला दिया जाएगा। अलबत्ता जहां ज़रूरत होगी वहां दोनों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर किया जाएगा। व्यूअर्स, ज़ुबान काफ़ी टेक्निकल है पहले हिस्से की, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि आसान उर्दू में ये आपके सामने हक़ाइक़ रख सकें। बी, रिप्रेजेंटेशन। ब्रॉडशीट की नुमाइंदगी क्रोल एंड मोरिंग LLP ऑफ वाशिंगटन DC के मिस्टर स्टुअर्ट न्यूबर्गर करेंगे। क्वांटम की समात के मौके पर उनकी मावनत के लिए मिस एशली रिवेरा, मिस्टर गॉर्डन मैकलिस्टर, मिस्टर एडवर्ड नॉर्मन एंड मिस्टर जॉन लेयर्ड मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक इन्हीं की फर्म से है। इल्ज़ाम अलैहान की नुमाइंदगी लंदन और सिंगापुर एलन एंड ओवरी LLP की जानिब से की जाएगी। मिस्टर मार्क की मावरत के लिए स्टेफनी हॉस एंड लुसिंडा क्रिचले। अगर कुछ नाम गलत हों, उनकी अदायगी गलत हो तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि नामों की प्रोनंसिएशन थोड़ी मुश्किल है। व्यूअर्स, सालसी का मुआहदा जो इसमें लिखा गया है, लायबिलिटी अवार्ड का 7वां और 8वां पैराग्राफ यहाँ शामिल है। सालसी मज़ीद यानी मज़ीद जो इस हवाले से क्या लिखा गया है इस कार्रवाई के अंदर, उसको भी इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। 19 जुलाई 2017 और 20 दिसंबर 2017 को अदालत में समाअत हुई जब फरीकैन अपने कौंसल के ज़रिए पेश हुए, जबकि रूलिंग का तरीक़ाकार और हदायत 10 फरवरी 2017, 10 अप्रैल 2017, 12 सितंबर 2017, 19 अक्टूबर 2017 और 15 फरवरी 2018 को तहरीरी शक्ल में जारी की गई। वो लोग जो डेट्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं और इस वीडियो को वो सुन सकते हैं कि ये जो तारीखें थी वो असल में थी क्या। Q1.7 क्वांटम के साथ मजीद कार्रवाई हुई और मदरजा झैल मामला सामने आए। दावे के निकात POCQ 10 मार्च 2017, डिफेंस के निकात 17 मई 2017, तरमीमी POCQ 19 मार्च 2018, तरमीमी PODQ 1 जून 2018। Q1.8 ये नंबर्स हैं जिसमें इस फैसले को लिखा गया है और फरीकैन ने 6 जुलाई 2018 को दस्तावेज़ात जमा करवाई। मुद्दई ने 13 जुलाई 2018 को एक सप्लीमेंट्री दस्तावेज़ भी जमा करवाई। ये दस्तावेज़ात दोनों फरीकैन के केस के हवाले से तफसीलात पर मुश्तमिल थी। कबल क्वांटम समात के मौके पर उनमें से कोई भी दस्तावेज़ शामिल नहीं थी। ये तमाम दस्तावेज़ात सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। मामलात Q1.7 1.9 द लायबिलिटी अवार्ड ने एक तरफ ARA की शिक 4 के तहत दोनों में मुआहदे से मुतल्लिक दावों को नुमायां किया और दूसरी जानिब इल्ज़ाम अलैहान की जानिब से सामने आने वाले ARA के मुआहदा शिकनी से मुतल्लिक नुकसानात के दावों को भी जो कि द लायबिलिटी अवार्ड में पाए गए। Q1.10 इवेंट के दौरान वक्त की कमी के बायस मुआहदे से मुतल्लिक किसी भी इल्ज़ाम की पैरवी नहीं की गई, यानी वो टाइम बार्ड था, सवाए इन मामलात के जिनका ताल्लुक ARA के मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक नुकसानात से था। इसके अलावा नुकसानात से इनकार इसे इससे जोड़ना है कि ब्रॉडशीट दिसंबर 2003 में मुअत्तल होने वाले ARA के शिक 4 के तहत नैब से कुल कितनी रकम का दावेदार है। इस हवाले से झैल में सेक्शन 2 का पैराग्राफ Q2.15 देखा जा सकता है। Q1.11 द लायबिलिटी अवार्ड के पैराग्राफ
307C में एक हर जाने का दावा भी शामिल है और झैल में सेक्शन 9 मामलात 15 और 16 Q1.12 मामलात और मुनाफा को उजागर किया गया है। ये वो तमाम सेक्शंस हैं, रेफरेंसेस हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिसके ऊपर इस पूरे फैसले को लिखा गया। F गवाहान और माहिरीन Q1.13 क्वांटम की समात में मुद्दई ने एक गवाह मिस्टर डगलस टिसडेल को बुलाया, जिसने तहरीरी बयान में गवाही दी। ये बयान 19 मार्च 2018 को लिया गया और क्वांटम मामलात पर बात की गई। इल्जाम अलियान ने मिस्टर तल्लत घुमन को बुलाया, जिसने तहरीरी बयान के जरिए 22 मई 2018 को अपनी गवाही पेश की। उन्होंने तारिक फवाद मलिक की 2 मई 2018 को गवाही के लिए दिए गए बयान पर भी इन्हिसार किया। मुद्दई की जानिब से मिस्टर मलिक ने किसी किस्म की जरा नहीं की गई और ना ही उनसे समात के लिए बुलाया गया। Q1.14 में लिखा गया है कि मुद्दई ने 18 मार्च 2018 को स्ट्रोस फ्राइडबर्ग की माहराना रिपोर्ट भी पेश की। शरीक मुसन्निफ जो को ऑथर थे जोशुआ, मैं आपके सामने नाम ये पढ़ देता हूँ बड़ी एहतियात के साथ, ताकि नाम आप समझ सकें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आपसे मैं पहले ही माजरत कर चुका हूँ। व्यूअर्स, जोशुआ स्टीवन और लेरोका मार्कोविच दोनों ने समात में गवाही पेश की। मिस्टर लॉर्का फर्म के न्यूयॉर्क में मौजूद दफ्तर में मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं, जबकि मिस्टर लॉर्का अपने एक इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ग्रुप के डायरेक्टर हैं। Q1.15 में लिखा है कि इल्जाम अलियान ने मिस्टर मार्क बेंजेंट और मिस्टर यासिर दजानी, मिस्टर मार्क बेंजेंट एंड बाय मिस्टर दजानी की रिपोर्ट पर इन्हिसार किया, जो कि 1 जून 2018 को पेश की गई। ये FTI कंसल्टिंग के बिलतरतीब लंदन और दुबई में मौजूद दफातर में मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदों पर काम कर रहे हैं और दोनों ने दुराने समात गवाही दी है। व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस समात में ऑब्वियसली जो प्रोसीडिंग हुई कौन कौन लोग मौजूद थे और किस किस की नुमाइंदगी कर रहे थे। Q1.16 8 जून 2018 को माहिरीन गवाहान मिस्टर लार्को और मार्कोविच और बेंजेट और मिस्टर दजानी शामिल नहीं थे, जिसका वो जिक्र इसमें कर रहे हैं, के दरमियान एक टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पर नज़रसानी की। पहली नज़रसानी रिपोर्ट बातारीख जिसका हवाला यहाँ पर दिया गया है 3 जुलाई 2018, इससे मिस्टर बेंजेट ने इत्तफाक नहीं किया। यहाँ पर रेफरेंस दिया गया उस रिपोर्ट का जिसका जिक्र किया गया, इस पर मिस्टर बेंजेट जो हैं वो इत्तफाक नहीं कर रहे, ताहम उन्होंने मावनत करते हुए इस पर अपना तबसरा शामिल किया है और SF नज़रसानी रिपोर्ट जिसमें FTI की जानिब से इजाफा किया गया था, मौरखा 6 जुलाई 2018 को पेश की। Q1.17 फ्रीकैन एक बाज़ाब्ता तरीक़ाकार पर मुत्तफिक हुए, जबकि माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट्स की इब्तदाई प्रेजेंटेशन पेश की, जिसके बाद उन्होंने मुखालिफ फ्रीकैन से इस पर जरा भी की। मिस्टर लार्को और मिस्टर मार्कोविच ने अपने शवाहिद पेश किए और इन पर भी सवालात उठाए गए। मिस्टर बेंजेट ने अपनी रिपोर्ट के समरी पेश की, जिसे ओपनिंग प्रेजेंटेशन का उन्वान दिया गया है। Q1.18 में तमाम माहिरीन गवाहों का शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और जिन्होंने अपनी सलाहियतों और अपनी रिपोर्ट्स तैयार की, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो उनका एक्सपीरियंस था उसको बुरकार लाते हुए ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई। समात अपनी गवाहियाँ पेश की गई, यानी इसके अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने अपने अपने गवाहों को पेश किया। और इसके बाद अगले हिस्से में लिखा है कि समात के बाद क्या हुआ। Q1.19 में लिखा है कि 19 जुलाई 2018 को होने वाली क्वांटम समात के दौरान इस बात पर इत्तफाक किया गया कि फरीकैन इख्तितामी गुजारिशात को तहरीरी शक्ल में पेश नहीं करेंगे, ताहम उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि वो किसी भी मखसूस सवाल का जवाब देंगे जो मुमकिना तौर पर सामने आया और मुझे इससे आगाह रखेंगे। जो ये फैसला लिखा गया है उसमें इसका तज़किरा किया जा रहा है। अगर कोई मुतल्लिका पेशरफ्त सामने आई, ख़ुसूसन पाकिस्तान में Q1.8, इससे पहले पाकिस्तान की जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही थी इस फैसले से हवाले से, और कोई भी पेशरफ्त होती है इस मामले को लेकर, उससे आगाह किया जाएगा, ऐसा लिखा गया इसके अंदर। Q1.20 में लिखा है कि 22 अगस्त 2018 को फ्रीकैन को ख़त लिखा, जिस पर गलती से 25 मई 2017 की तारीख लिखी गई और मुद्दई की जानिब से जवाबी ख़त, जबकि इल्ज़ाम अलियान की जानिब से 12 सितंबर 2018 को ईमेल मौसूल की गई और मुद्दई ने 19 सितंबर को, जबकि इल्ज़ाम अलियान ने 21 सितंबर को 2018 को जवाबात दाखिल करवाए। और इसमें यह भी लिखा है कि मुझे इसकी इत्तला 20 सितंबर 2018 को एक ख़त के ज़रिए
दी गई। Q1.21 में लिखा है कि मैंने 12 अक्टूबर 2018 को एक बार फिर खत लिखा और 29 अक्टूबर 2018 को दोनों पार्टियों के जवाब मौसूल किए। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि असल तारीख 22 अक्टूबर 2018 में तौसीह कर दी जाएगी। एच में लिखा है, यानी मज़ीद जो वजाहत बयान की गई है, इसका कैप्शन ये है और उसमें Q1.22 में लिखते हैं कि जब दिसंबर 2003 में ARA मुअत्तल किया गया, ब्रॉडशीट आइल ऑफ मैन में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड थी। मिस्टर जेम्स उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर थे। इस हवाले से द लायबिलिटी अवार्ड का पैराग्राफ 68 देखिए, यानी इसके हवाले से वहाँ पर अवार्ड के अंदर पैराग्राफ 68 में काफ़ी तफसील से लिखा है। मिस्टर जेम्स के लीगल एडवाइज़र होने के नाते मिस्टर टिसडेल भी इससे मुंसलिक हुए, जबकि मिस्टर मलिक पाकिस्तान में इसके मकामी नुमाइंदे थे। Q1.19 में लिखा है 23 मई 2003 को कंपनी के साबिक लीगल एडवाइज़र को 29,000 पाउंड का एक डिफ़ॉल्ट फैसला सुनाया गया। 1.24 आइल ऑफ मैन में कंपनी के फैसला कुन कर्जों की अदायगी के खिलाफ कार्रवाई का अख्ताम फरवरी 2005 में और अख्तामी ऑर्डर 7 मार्च 2005 को सुनाया गया। 2 अप्रैल 2007 को कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया गया। इसी इस्लाम में मिस्टर जेम्स कारोबार में मुतहरिक रहे और या फिर अमेरिका में मुआशी मामलात में 4 जनवरी 2005 को उन्हें कोलोराडो में एक कंपनी के क़याम के लिए तलब किया गया। इसके तमाम राइट्स, टाइटल और मफादात ARA के साथ मुंसलिक थे। उन्होंने चेयरमैन ब्रॉडशीट और मैनेजर ऑफ ब्रॉडशीट की असाइनमेंट सौंपी और उन्होंने इस असाइनमेंट के हवाले से ना तो नैब को बताया और ना ही लिक्विडेटर को बताया, जो आइल ऑफ मैन में कुछ ही अरसे बाद फरवरी में यानी 2005 में तैनात हुए थे। Q1.26 अप्रैल 2007 में जब ब्रॉडशीट बाकायदा तहलील हुई, नैब बजरिया वकला मिस्टर सूफी और मिस्टर जेम्स के साबिक एसोसिएट्स, जो कि दूसरी कंपनियों की नुमाइंदगी कर रही थी, IAR, जिसने ARA जैसा एक मुआहदा बनाया जो दुनिया के दीगर हिस्सों से मुंसलिक था, के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे और सन 2000 में इसी वक्त वो ARA में ब्रॉडशीट की तरफ से शरीक हुए। मज़ीद ये कि मिस्टर जेम्स ने किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए नैब के नुमाइंदे, जिसकी नुमाइंदगी मिस्टर सूफी कर रहे थे, जबकि वो यानी मिस्टर जेम्स ब्रॉडशीट की नुमाइंदगी कर रहे थे, ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए कि और वो भी बताए कि कंपनी का कारोबार ख़त्म हो चुका है और वो बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दी गई है। Q1.27 ये सब करने से उनका ये मकसद वाज़ेह होता था कि उन्होंने उस वक्त एक नई कोलोराडो कंपनी खोली थी जो कि ब्रॉडशीट भी कहलाती थी, जबकि इसने ब्रॉडशीट IOM की एक जानशीन कंपनी की नुमाइंदगी की। व्यूअर्स, ये वो पॉइंट है जिस पे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि ऐसी ही एक और कंपनी मौजूद थी तो उसकी क्या हैसियत है। तो इसके हवाले से ये फ़ैसला, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन हम आपके सामने कर रहे हैं, तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं। 20 मई 2008 को जब तफ़हीमी मुआहदे पर दस्तखत हुए तो उस वक्त कहा गया कि नैब मजमूई तौर पर $15 लाख अदा करेगा। ये मुआहदा ARA के साथ हुआ था, ना कि ब्रॉडशीट IOM या इसके लिक्विडेटर के साथ। ये ब्रॉडशीट कोलोराडो के साथ हुआ था जिसे मिस्टर जेम्स कंट्रोल करते थे। Q1.28 जब ये हक़ाइक़ मुसावी के सामने आए, उन्होंने ब्रॉडशीट की तहलील को एक तरफ कर दिया। एक नया लिक्विडेटर तैनात किया गया जिसे नैब के खिलाफ सालसी के इन मामलात का मिजाज करार दिया गया। सालसी का नोटिस 23 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। Q1.29 सेटलमेंट के इस मुआहदे के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नैब के लिए मिजाज करार दिया गया था, ताहम इस फैसले में मिस्टर सूफी शामिल नहीं थे। लायबिलिटी अवार्ड पैराग्राफ 237, 1 और J इस बात के कोई शवाहिद नहीं हैं कि ये फैसला साज शख्सियात कौन थी। उस वक्त गवर्नर नैब मिस्टर एहसन थे। लायबिलिटी अवार्ड पैरा 237। व्यूअर्स, अगर कहीं पर कोई गलती हुई हो ट्रांसलेशन के दौरान तो हम आपसे इसकी माज़रत चाहते हैं। बड़े ध्यान के साथ और बड़ी कोशिश के बाद इसकी ट्रांसलेशन जो है वो की गई है। व्यूअर्स, Q1.13 सेटलमेंट मुआहदे के तहत मिस्टर जेम्स को $15 लाख की अदायगी के हुक्म के साथ नैब ने IAR के दावे पर 2008 में भी
22,50,000 امریکی ڈالرز ادا کیے۔ Q1.31 1.1 3 فروری 2011 میں مسٹر جیمز کا انتقال ہو گیا۔ Q1.32 اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکتوبر میں یعنی دسمبر میں کیا جانے والا ہرجانے کا ایک دعویٰ جو 2003 میں سامنے آیا تھا، اس کارروائی کا اہم معاملہ ہے جو 2009 میں شروع ہوئی۔ دی لائبلٹی ایوارڈ نے 1 اگست 2016 کو یہ معاملہ اٹھایا، جبکہ ہرجانے کا اندازہ اب دسمبر 2018 میں لگایا گیا۔ فریقین میں سے کسی نے بھی کسی بھی مرحلے میں ثالثی میں تاخیر پر اعتراض جو آبجیکشنز تھے وہ جمع نہیں کروائے۔ ویورز، یہ اس کا پہلا حصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں ذکر کیا گیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت سگنیچرز کیے گئے اور پھر آپ کے سامنے تمام لوگ، یعنی ایک اور کمپنی اسی کے نام سے موجود تھی جسے بنایا گیا، پھر مساوی صاحب کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ہم نے سامنے رکھی اور اس فیصلے کا یہ حصہ ہے۔ ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، اگر کہیں پہ غلطی ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم آپ کے سامنے، یعنی جو حصہ دوئم ہے، اس میں ٹارگٹس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ ٹارگٹس کون تھے اور پاکستان کی حکومت نے ان ٹارگٹس کے حوالے سے کیا کہا، کیا معاہدہ طے پایا، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔